हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर, लेसन 9, कार्ल रोगर क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग या पर्सन सेंटर्ड अप्रोच भी आप बोल सकते हैं। हमने इसको MPCE 022 में भी कंप्लीट किया था। एक बार फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं बस, ठीक है, और इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। लेसन 9 है, इससे पहले हमने लेसन 8 कवर किया और ये हमारी बुक 3rd है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कार्ल रोगर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी को आप डिस्कस करें कंप्लीट को, या फिर फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन क्या होता है, या जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना 2 मार्क्स में, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी क्या है, इन सभी पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते एक ओवरव्यू के साथ। कार्ल रोगर जिन्होंने ये थेरेपी दी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को समझने के लिए मैंने ना आपकी बार कुछ टर्म्स यहाँ पे डाली हैं कि ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जिनका एम्फेसाइज, जिनका फोकस है जो इंडिविजुअल के पोटेंशियल पर हो, फ्री विल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यहाँ पे फोकस किया जाता है, होल पर्सन, ठीक है, और ऑथेंटिसिटी, सेल्फ डायरेक्टेडनेस, ये सभी है जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप है जो इनसे समझ सकते हैं कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है। ओके, तो अब हम चलते हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, किसी भी नाम से आ जाए, आपको ये बात याद रखनी है। जहां पर हम पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का नाम ले लें और हमें समझ में आ जाना चाहिए कि पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, यहाँ पे जो क्लाइंट और पर्सन के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो काफ़ी मायने रखती है। वो रिलेशनशिप में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 आप कहेंगे कि ये जो टर्म है, जेन्युइननेस एंड कॉन्ग्रुएंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। अब आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये चीज़ें आप होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपका ये बस एक रिवीजन होगा, यहाँ से डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। सो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बारे में अगर आ जाता है तो आप ये सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम 1 बाय 1 इन टर्म्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। कार्ल रोगर सेंटर्ड थेरेपी में, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एम्पैथी टर्म को। एक बार मैं ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। जेन्युइननेस, कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होगा कि जैसे कि आप लोग, आपका आइडियल सेल्फ, अगर आप एज ए काउंसलर बिहेव कर रहे हैं तो आपका आइडियल सेल्फ किसके बराबर होगा? आपका रियल सेल्फ के। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, रियल सेल्फ। ओके, आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ। अब आइडियल सेल्फ क्या है, रियल सेल्फ क्या है, हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं और अब फिर से एक बार मैं बताऊंगा आपको जब हम इनको डीपली इनको स्टडी करेंगे। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं। जैसे आपके पेरेंट्स आप लोगों से प्यार करते हैं, आप लोगों से प्यार करते हैं, वैसे ही आपको आपके क्लाइंट को है जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना होगा, ठीक है। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, अब आपके पेरेंट्स आपके ना मतलब वो एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हमारे पेरेंट्स, क्योंकि उनको हमारी चिंता होती है ना, लेकिन एज ए काउंसलर हमें एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, उनके व्यू पॉइंट को समझना होगा। इन टर्म्स को अभी मैंने एग्जांपल से थोड़ा सा ओवरव्यू प्रोवाइड किया, अब डीपली इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स आप सामने वाले की जगह, आपको वो बनना नहीं है, बस आपको उसकी जगह, उसके साथ खड़ा होकर उसकी कंडीशन को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके विजन को समझना, उसकी फीलिंग, उसके इमोशंस को समझना होगा। फॉर एग्जांपल, आपका कोई फ्रेंड है आरव, आरव की फैमिली में किसी लव्ड वन की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है भाई, ठीक है, ऐसा ना हो, लेकिन फॉर एग्जांपल है तो आप सीरियस ना हो, डेथ हो गई किसी की, तो अब आरव ना सैडनेस फील कर रहा है, समझ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म सैडनेस फील कर रहा है। तो आप वहां पर क्या करेंगे? अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है और वो नेसेसरी है कि आप आरव के साथ शेयर करें, तो आप उसको शेयर करें। ये तो था सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको उसकी फीलिंग को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके इमोशंस को समझना होगा जैसे कि वो आपकी ही कंडीशन, ठीक है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सामने वाले की फीलिंग को समझना जैसे कि वो आपकी प्रॉब्लम हो। कोई भी प्रॉब्लम है, सामने वाले को प्रॉब्लम है, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरी प्रॉब्लम है, विदाउट लूजिंग योर ओन आइडेंटिटी। ये एक कंडीशन है। आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी को बिना खोए, हम कह सकते हैं, सामने वाले की जो कंडीशंस, एम्पैथी, हम एम्पैथी नहीं, इमोशंस को समझेंगे। थ्योरी पढ़ते हैं। पुटिंग ऑन समवन एल्स शूज एंड फीलिंग व्हाट दे फील। आप क्या करें कि आप दूसरे के जूते पहन रहे हैं। दूसरे का जूता पहनना मीन्स आप उसकी जगह खड़े हो गए हैं, ठीक है, और ऐसा महसूस करना कि वो फील क्या कर रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है। तो हमारी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन
ये एम्पैथी होती है। होपफुली आप समझ गए होंगे एम्पैथी टर्म का मीनिंग क्या होता है। एक सिंपैथी होती है ना, तो हमें सिर्फ यहाँ पर एम्पैथी पर फोकस करना है। एम्पैथी क्लियर हो जाती है। कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंस में जैसा कि मैंने बताया, हमने 8th और 9th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में ही है जहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि जो 3 ट्रायंगल होती है ना, 2 ट्रायंगल, एक हमारी जो ओरिजिनल होती है एक को हम बनाते हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है कि ये ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू BCD, इसके बराबर है। कहने का मतलब है ये ट्रायंगल वाला काम आपको सिर्फ समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि आपका आइडियल सेल्फ और आपका रियल सेल्फ। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब सामने वाले ने आपसे क्या कहा कि आप ना आज खूबसूरत लग रहे हो, या आप आज सुंदर दिख रहे हो, या दिख रही हो, जो भी आपको सामने वाले ने कहा, तो आप क्या कहेंगे कि यार उसने ना जेन्युइनली नहीं कहा। आप ऐसा कहते हैं ना, नहीं, उसकी ना बात में, उसके चेहरे पे कुछ और था, उसके मन में कुछ और था, उसकी जुबान पे कुछ और था, या हम कहें कि उसके मन में कुछ और था। मीन्स आपका आइडियल सेल्फ, जो आप सोच रहे हैं और जो आप रियल में एक्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग अलग। आपका बिहेवियर आपकी थिंकिंग से मैच नहीं कर रहा। इट मीन्स यू आर इन कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। इफ यू आर इन कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, देन योर आइडियल सेल्फ एंड योर रियल सेल्फ बिकम इक्वल। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर कॉन्ग्रुएंस कंडीशन में कौन होगा? काउंसलर होगा। और इनकॉन्ग्रुएंस कंडीशन में कौन होगा? क्लाइंट होगा। समझ गए अब आप? यहां पर कॉन्ग्रुएंस मीन जेन्युइन, ऑथेंटिक इन योर इंटरेक्शन विद अदर। जब आप किसी दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तब आपको जेन्युइन, ऑथेंटिकली है जो इंटरेक्ट करना होगा। बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप दिख रहे हैं। ऐसा नहीं आप कोई ढोंग नहीं कर रहे। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? योर थॉट, योर फीलिंग ऑनेस्टली। इन सिंपल टर्म अगर हम कहें तो इट अबाउट बीइंग हु यू से व्हाट यू आर, एक्ट अकॉर्डिंगली। जैसा आप दिख रहे हैं बस वैसा ही आप एक्ट कर रहे हैं। कोई ज्यादा एक्टिंग नहीं कर रहे कि नहीं मैं तो, मेरे पास तो ना, हम कहे कि 10 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास रोलेक्स की घड़ी है, और वो हो रोलेक्स की 250 वाली घड़ी। समझ रहे हैं? नकली घड़ी हम कहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, ये कोई खास एग्जाम्पल था नहीं। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात करते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपसे अनकंडीशनल लव, आप लोगों ने ये टर्म जरूर सुनी होगी। पॉजिटिव रिगार्ड शायद आप लोगों ने ना सुना हो। अनकंडीशनल लव सभी ने सुना है, क्योंकि सभी को इसकी तलाश रहती है ना, और किसी को मिलता नहीं है। कोई एक आध व्यक्ति होता है जिनको अनकंडीशनल लव करने वाला कोई मिल जाता है। अनकंडीशनल लव का मीनिंग क्या है? कि सामने वाले को हम इस तरह से मोहब्बत करते हैं कि हमें उसे कुछ ना चाहिए। समझ रहे? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जैसा सामने वाला जैसा भी है, हम कहते हैं ना कि इंडियंस में एक परंपरा सी आप कंसीडर कर सकते हैं, आजकल कम है, ठीक है, लेकिन ऐसा कंसीडर किया जाता है कि हस्बैंड वाइफ, तो चाहे वो हस्बैंड शराब पीता हो, कोई नशा करता हो, चाहे उस वाइफ को अपनी को पीटता हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का हरासमेंट होता हो वहां पर, तो वाइफ उसको सहन करती थी पहले, ठीक है, अभी भी करती हैं काफी। तो उनका क्या मानना था कि हम है जो अनकंडीशनल लव है जो उनसे करते हैं। लेकिन कुछ टर्म आप कुछ हद तक इसके साथ है जो इसको समझ सकते हैं, लेकिन 100% ये एग्जांपल हो सकता है ठीक ना हो, है ना। सो अनकंडीशनल लव का मीनिंग है कि हम सामने वाले को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसा कि वो है। सो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मीनिंग है हम एक ऐसा एनवायरमेंट बनाएं हमारी जो काउंसलिंग सेशन में, कि अगर सामने वाला रेपिस्ट है, सामने वाला मर्डरर है, या फिर चोर है, डकैत है, कोई भी है भाई, ठीक है, आपको एज इट इज, जैसे कि एक ह्यूमन, आप जैसे नॉर्मल पर्सन के साथ एक्ट करते हैं, वैसे ही आपको उसके साथ भी एक्ट करना होगा। यह भी पॉसिबल है कि मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ हो, और जो क्लाइंट आ रहा है वो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में या किसी रेप में जो इंक्लूड हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है। सो इस कंडीशन में भी आपको ऐसा नहीं दिखाना कि अच्छा अभी मैं बताता हूँ इसको पागल बना के छोड़ूंगा मैं, है ना, ऐसी ऐसी थेरेपीज दे दूंगा, कहीं इसको पागल कर दूंगा। आपकी थिंकिंग सही नहीं होगी। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहती है कि आप उसको एज ए ह्यूमन, ए नॉर्मल ह्यूमन ट्रीट करेंगे। ओके, अगर आप ये तीनों काम कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या काउंसलिंग है जो अप्रोच, ये सक्सेसफुल रहेगी।
अब यहाँ पर एक और बात आती है कि क्लाइंट वर्सेस पेशेंट, जो कि मैंने आपको 7th लेसन में आपसे कहा था कि हम जरूर शेयर करेंगे ये बात, कि हम ना क्लाइंट को क्लाइंट ही क्यों कह दिया, पेशेंट को क्लाइंट क्यों कह दिया, क्लाइंट को पेशेंट क्यों नहीं कहते। भाई रोगर का मानना था जब हम किसी को पेशेंट बोलते हैं ना, आपको भी ये लगता होगा भी देखो क्लाइंट हमारे पास ना क्लाइंट है, तो आप कहेंगे कि हाँ हम किसी तरह का ना बिजनेस करते हैं, है ना, ऐसा सोच में आता है ना, हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग ऐसी बना दी गई है कि क्लाइंट का मीनिंग है कोई हमारे पास कस्टमर आया है या हमारा ग्राहक है ना। लेकिन पेशेंट बोल देंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारा मरीज है। मरीज मीन्स, पेशेंट मीन्स जो बंदा बीमार है ना, किसी एक प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। और एक साइकोलॉजिस्ट के पास जब कोई पर्सन जाता है और उसको पेशेंट बोल दिया जाए, इसका मीनिंग हमारी जो नॉर्मल लाइफ में है, जो उसको पागल करार कर दिया जाता है कि तुम पागल हो, वो तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो। लेकिन आप कहेंगे क्लाइंट है, तो उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे क्लाइंट बोला जा रहा है, ना कि पेशेंट। तो ये एक रीजन था। ओके, अब सेल्फ का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, जैसे कि आप हैं वैसे ही सामने वाले को जो प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई धोखाधड़ी नहीं है ना। अब बात आती है काउंसलर का कॉन्ग्रुएंस जरूरी है वहां पर, काउंसलर का कॉन्ग्रुएंस जरूरी। काउंसलर कॉन्ग्रुएंस कंडीशन कैसे शो करेगा कि जैसा उसके ब्रेन में थॉट्स चल रहे हैं, इमोशंस है, वैसा ही वो सामने रिएक्ट कर रहा है। अब आपके ब्रेन में तो है अच्छा आज अब आ गया तू, ऊँट आया पहाड़ के नीचे, अब इसको मैं बताता हूँ, इसको मैं ऐसी रिपोर्टें तैयार कर दूंगा, एक पागल खाने में जाएगा। आपके माइंड में तो ऐसा है, लेकिन आप चाहते हैं कि लंबे से लंबे सेशंस अटेंड करे ताकि वो मुझे फीस दे और इसमें जो मेरा जो बेनिफिट हो, आप अंदर ही अंदर ये चाहते हैं। तो काउंसलर कॉन्ग्रुएंस का मतलब है जब काउंसलर का आइडियल और रियल सेल्फ एक जैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो हम ये आप समझ लीजिए वो कंडीशन है कि जब काउंसलर मान लीजिए उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, इंसिडेंट हम कैसा कंसीडर करें कि अफेयर हुआ है कोई, या कोई धोखा हुआ है, हम ये मान लेते हैं उनकी फ्रेंडशिप में या उनकी लव रिलेशनशिप या फैमिली में किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट आप कंसीडर कर सकते हैं जिससे क्लाइंट को काफी हर्ट हुआ है, और सामने जो उसका पेशेंट है वो भी क्या है, फीमेल है। और कहीं ना कहीं काउंसलर अपनी वाइफ को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर हम कह सके अपने घर में किसी भी लेडीज को, ठीक है, वो क्या करता है, उसका दोषी मानता है कि इनकी वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है। अब जब क्लाइंट आता है, एक फीमेल आती है, मान लीजिए रुचि आ रही है यहाँ पर, और रुचि है जो आती है आरव के पास, आरव यहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं, काउंसलर कंसीडर करते हैं, और काउंसलर को काफी खुंदस है कि ये आ गया। अच्छा अभी मैं बताता हूं, ये सारी की सारी ना लेडीज एक जैसी होती हैं, उसने ऐसा क्लेम किया। अपनी बिहेवियर को आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, वो अपनी है ना भड़ास निकाल रहा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल रहा है भाई, है ना। तो काउंसलर कॉन्ग्रुएंस इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी रिक्वायरमेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई किसी को रिस्पेक्ट दे दे, समझ पा रहे हैं, जब तक हम अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से फ्री ना हो, ठीक है, या फिर हम जो किसी भी तरह के किसी भी कोई भी फीलिंग से लेकर इमोशनल से लेकर बिहेवियर से लेकर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम काफी सुलझे हुए व्यक्ति होने चाहिए। जैसा मैं दिख रहा हूं वैसा ही, अगर आप ऐसा सोचे कि जैसा मैं हूं वैसा ही हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सामने वाला कैसा भी हूं वो एक ह्यूमन है ना, हम उसे नॉर्मल ट्रीट करेंगे। मेरा काम काउंसलिंग करना है, मैं काउंसलिंग करूंगा, हालांकि ये लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, कहीं ना कहीं हम जजमेंट करते हैं, समझ पा रहे हैं। काउंसलर शुड बी अवेयर ऑफ हिज ओन फुल ऑफ एक्सपीरियंस फीलिंग्स एंड शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। और अगर मान लीजिए इनकी भी, रुचि की भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है और आरव की लाइफ में भी कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो यहां पर काउंसलर का जो कर्तव्य बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, अगर वहां जरूरी है तो। ऐसा नहीं है कि आप हर बात पे अपनी ही बात बताएंगे कि ना अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब तुमने ऐसा बताया ना तो मुझे मेरा किस्सा याद आ गया, तो मेरी लाइफ में एक बार ना कोई ऐसा पर्सन आया, इसने मुझे धोखा दे दिया। तो आप ऐसा नहीं है कि हर टर्निंग पॉइंट पे, हर उसकी जो कहानी में आप है जो अपना किस्सा जोड़ने लग जाए, ठीक है, ऐसा नहीं करना। जब जरूरत हो तब है जो आपने फर्स्ट आई थिंक MPC 021 में हमने एक पढ़ा था सेल्फ डिस्क्लोजर। सेल्फ डिस्क्लोजर कैसे हेल्प करता है हमारे क्लाइंट को बूस्ट करने में कि वो अपनी इनर फीलिंग्स को और बेहतर तरीके से बाहर निकाल रहा है। तो काउंसलर कॉन्ग्रुएंस होपफुली आप समझ गए होंगे। जब सेल्फ
और आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ दोनों बराबर हो काउंसलर के, तब है जो हम कहेंगे काउंसलर कॉन्ग्रेंस कंडीशन में है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फॉर काउंसलर एज इट इज है जो आप एक्सेप्ट करोगे। जितना पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया जाता है ना, उतना ही नेगेटिव को एक्सेप्ट करना है। आप एक बार पढ़िएगा, आपको सब यहाँ पर है जो इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर हो जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ना, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन किसे कहा गया है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर आपको ट्राई करना होगा कि क्या फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन है। जो हमारे जीवन का मोटिव है ना कि हम है ना अपने फुल पोटेंशियल को अटेन करना चाहे, जितना भी पोटेंशियल हमारे अंदर है, जो हमारी एक्चुअल लेवल या फिर हम कह सकते हैं रियल जो हमारा मोटिव है, उसको अगर हम अटेन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर ये देखिएगा कि इनमें से कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आप में है। ओपन टू एक्सपीरियंस, ओपन टू एक्सपीरियंस का क्या कहता है कि आप नई नई चीजें ट्राई करने के काफी शौकीन हैं, है ना। दे आर क्यूरियस एंड विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स, एम्बेरेसिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस एज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। आपके पास पॉजिटिव हो आपकी लाइफ में, नेगेटिव आप ये सोचते हैं कि चलिए आज मैंने कुछ नया सीखा, है ना। लिविंग इन द प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कल मैंने यार ये कर दिया, कल मुझसे ये गलती हो गई और पिछले महीने भी मैंने ऐसा ही किया था, अब मैं क्या करूं। तो ये सभी क्या है, आप पास्ट में जा रहे हैं। आपको फ्यूचर की ज्यादा टेंशन हो रखी है, भाई अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, आगे क्या होगा। करंट में जिए, ऐसा कहा जाता है ना कि जिंदगी को आज ही जिए। तो दे फोकस ऑन हियर एंड नाउ, एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट ड्वेलिंग ऑन द पास्ट और वरिंग एक्सेसिवली अबाउट द फ्यूचर। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्टिंग देयर इंट्यूशंस। आपको कई बार लगता है कि हाँ आज मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, नहीं शायद मुझे इस व्यक्ति से ना बात नहीं करनी चाहिए, मुझे इस पर्सन से ना बात नहीं करनी चाहिए, शायद मुझे इस पर्सन से बात कर लेनी चाहिए, शायद मुझे एक बार इससे बात कर लेनी चाहिए। शायद मीन्स वो शायद का मीनिंग आपके अंदर से आवाज आ रही है, आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन वो कहती है कि तुम यहां से चलो यार, आज शायद आज आपको वो देखने को मिल जाए, क्या आज मुझे उनका दीदार हो जाए, है ना। कई बार होता है ना, तो इंट्यूशन मीन द लिसन टू देयर गट फीलिंग, जो अंदर से गट फीलिंग बोल दिया जाता है ना उसको, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट फील राइट फॉर देम। कि हाँ मुझे अंदर से लगता है कि यार मुझे ना आज एग्जाम दे देना चाहिए, शायद मेरा क्लियर हो जाए, अब की बार मैं गवर्नमेंट जॉब लगी जाऊंगा, है ना। होता है कई बार। तो ट्रस्टिंग देयर इंट्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि आप इंट्यूशन पर फोकस करें और फ्यूचर की सोचने लग जाए, ऐसा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिविंग इन द प्रेजेंट, ट्रस्टिंग देयर इंट्यूशन। नेक्स्ट वन, हैविंग अ सेंस ऑफ ए सेल्फ वर्थ। अब आपको दे एक्सेप्ट अप्रिशिएट देमसेल्फ फॉर हु दे आर। कई बार हम खुद को ब्लेम करते हैं, यार मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं तो यार अंबानी के यहाँ पैदा होना चाहिए था, कई बार करते हैं। और मैंने काफी लोग ऐसे देखे हैं कि मुझे तो ऐश करनी होती तो मैंने टाटा बिरला के यहाँ पैदा होता, ऐसे लोग देखे हैं। क्योंकि वो अपने आप के ना वर्थ को समझ नहीं पाते, सेल्फ वर्थ नहीं होता वहां पर। तो वहां पर क्या होता है, एक्सेप्ट अप्रिशिएट, जो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन होता है, समझ पा रहे हैं, वो अपनी एबिलिटीज, फील कॉन्फिडेंट। समझ गए आप? अरे आप समझदार हैं, आप समझ जाते हैं ना। दे आर ऑनेस्ट एंड ओपन। अब ये ऑनेस्ट ना, जब भी आप बड़े हो चुके हैं, हम सभी बड़े हो चुके हैं, तो ऑनेस्टी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी के पैसे गिर गए और आप जाके वापस देते हो, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऑनेस्टी का मीनिंग है कि जैसे आप दिख रहे हैं वैसे ही आप बिहेव कर रहे हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? मुझे नहीं लगता हम में से कोई ऐसा करता है। या फिर हम बात करें ऑनेस्टी की एक और पॉइंट ऑफ व्यू में कि हम खुद से कितना ऑनेस्ट रहते हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप ना अपनी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं वो पेन पेपर उठाइए और उनको लिखिए, और आपको शायद वो कोई आपसे पूछ ले कि आप में क्या बैड हैबिट्स है, शायद आप ना बताएं। क्यों? इसलिए नहीं बताएंगे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना। तो ये ऑनेस्टी है? आई डोंट थिंक सो ये ऑनेस्टी है। बिकॉज ऑनेस्टी यार वो है जब आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर ले और अपनी खूबियों के साथ काम करें। अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी आप में कमी है ना, आप उनको मान लीजिए, हाँ मुझ में ये कमी है, इट्स ओके, बट आई विल वर्क, मैं काम करूंगा, फिर भी मुझे करना होगा यार, है ना। तो ऑनेस्टी ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आपकी राय क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। केयरिंग पर्सन, केयरिंग पर्सन हम कितनी किसकी केयर करते हैं, वो हम जब रोड पे चलाते हैं ना, बाइक वगैरह स्टैंड मारते हैं, या बाजार में एक दूसरे के सामने जो कहते हैं कि हाँ चलो आज टायर घुमा के दिखाएंगे, उनके सामने घुमाएंगे, है ना, तब हमें पता चल जाता है हमें कितनी केयरिंग है। या फिर सामने जाम लगा और हम है जो खिड़की से बाहर बोलते हैं भाई अबे वो आगे ले ले भाई, है ना, तो कितनी केयरिंग है, हमें अपनी सबसे ज्यादा पड़ी होती है।
तो मुझे नहीं लगता अभी जितने भी वीडियोस देख रहे हैं वो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन होंगे। अगर होना चाहते हैं तो ये चेंजेस आपको लेके आने होंगे। दे हैव ए डीप डिजायर टू हेल्प अदर्स, टू कंट्रीब्यूट सोसाइटी, जेंटल, सब्टल एंड नॉन मोरलिस्टिक, है ना। सो अभी देखिए मैं बताता हूँ आपको, हेल्प करना किसी की ये नहीं है कि आपको अभी भाई कोई आ रहा है सामने, आप जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सभी को 5-5, 10-10 रुपए देते चले जाएं। हेल्प का मीनिंग है जो हर टर्म में होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर नॉर्मली रोड से एम्बुलेंस जा रही है, नॉर्मली लोग नहीं रास्ता देते भाई उसको, है ना, क्योंकि वो ये सोचते हैं यार खाली होगी उसकी, है ना, कोई होगा ही नहीं पेशेंट वगैरह। हालांकि एम्बुलेंस वाले भी ऐसा करते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी ऑनेस्टी शो नहीं करेंगे कि हाँ हम भी टशन में चलते हैं भाई, हॉर्न सायरन चला और हम रोड से मुझे जगह मिलेगी, है ना। चाहता है दे लिव रिच लाइफ्स। अब रिच लाइफ का मतलब ये नहीं है कि रोलेक्स, लैंड क्रूजर एंड ऑल, ये नहीं है कि आप हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, सिक्योरिटी, ब्लिस ऑल, ये रिच लाइफ नहीं है। रिच लाइफ का मीनिंग है कि जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको सोल्व कर रहे हैं, उनको कुछ आपके स्पेसिफिक टास्क को उनको कंप्लीट कर रहे हैं, लाइफ को एक्साइटमेंट के साथ आप जी रहे हैं, समझ पा रहे हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट आता है कि दे हैव ए ट्रस्ट इन देयर ओन एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करना, और एक्सटर्नल अथॉरिटी के खिलाफ नहीं, यहाँ पर सही रहेगा, डिस्ट्रस्ट शो करेंगे हम, ठीक है, खिलाफ ने अच्छा नहीं लगता, है ना। सो नेक्स्ट आता है कि दे आर क्रिएटिव प्रोडक्ट एंड क्रिएटिव लिविंग। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को होपफुली पसंद आए होंगे, और शायद इनमें से आप भी कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं यार आज से ये चेंज मेरे अंदर होना चाहिए ही चाहिए ना। लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास ना, ये टॉपिक होना पहले चाहिए था लेकिन अभी डाल आखिरी में दिया है क्योंकि बुक में भी आपका लास्ट में ही है, और लास्ट में इसलिए क्योंकि अब जो टर्म्स इसके अंदर आएंगे ना वो सारी हम ऊपर डिफाइन कर दी है ना। तो चलिए समझते हैं क्या कहता है ये। अकॉर्डिंग टू रोगर, कार्ल रोगर के अकॉर्डिंग, people have the capacity for change within themselves and will change in a constructive way if the therapist create the appropriate condition for growth। अगर एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट कंसीडर किया जाता है, अगर वो एनवायरमेंट कंसीडर मतलब एनवायरमेंट एस्टैब्लिश हो जाता है, तो इसका मतलब वहां पर क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच लगा भी सकते हैं और वो सक्सेसफुल भी हो जाएगी। कौन कौन सी हैं वो अभी पता होना चाहिए कि पहली है क्लाइंट और थेरेपिस्ट साइकोलॉजिकल कांटेक्ट में होने चाहिए, समझ पा रहे हैं। दूसरी है कि क्लाइंट इज इन स्टेट ऑफ इनकॉन्ग्रेंस। अब आप समझ गए होंगे कि भी क्लाइंट की जो स्टेट है ना वो आइडियल और रियल सेल्फ अलग अलग होनी चाहिए, हम इनकॉन्ग्रेंस बोलते हैं, ठीक है। एंशियस होना चाहिए क्लाइंट, तभी तो हम उस पर कुछ थेरेपीज लगाएंगे, तभी तो हम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लेके आएंगे ना। और थेरेपिस्ट जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, समझ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट स्टेट में होगा। थेरेपिस्ट एक्सपीरियंस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो करेगा क्लाइंट के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास थेरेपिस्ट एक्सपीरियंस एंड एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। थेरेपिस्ट को समझना होगा क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू को। होपफुली द क्लाइंट परसीव द थेरेपिस्ट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड थेरेपिस्ट एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। अब क्लाइंट को लगना चाहिए कि वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो कर रहा है और वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहा है, तब कहीं जाके क्लाइंट है जो अपने इनर फीलिंग को, इनर जो थिंकिंग है उसकी, उनको है जो बाहर निकालेगा, तब हमारी है जो एक पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है जो सक्सेसफुल होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया। पहला साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट होना चाहिए, जो हमारा क्लाइंट है वो इनकॉन्ग्रुएंट स्टेट में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो काउंसलर है वो एम्पैथी शो करेगा और कॉन्ग्रुएंट स्टेट में होना चाहिए, एम्पैथेटिक नेचर होना चाहिए और कॉन्ग्रुएंस शो करेगा। और लास्ट में जो क्लाइंट को भी ये लगना चाहिए कि जो मेरा काउंसलर है, जो मुझे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा है, वो मेरी फीलिंग्स को समझता है, उसने मुझे जज नहीं किया, वहां पर किसी तरह का जजमेंट नहीं है, मैं उसको अपनी सारी बातें बता सकता हूँ। तब है जो ये अप्रोच है जो सक्सेसफुल कंसीडर की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।